हाँ तो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल आया है कक्षा 9वीं के लिए, और हिंदी विषय का मॉड्यूल है ये। और इसी मॉड्यूल में से हमने कई सारी इकाइयों को अभी तक हल किया है। यहाँ जो पेजवार इकाइयाँ दी हुई है, इन सभी को हमने अभी तक हल किया है, और इस तरह से आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग इसी श्रृंखला में क्षितिज भाग 1 की जो इकाई है गद्य खंड, जिसमें दो बेलों की कथा पाठ से लेके और मेरे बचपन के दिन महादेव वर्मा का पाठ है ये, यहाँ तक कि हम लोगों ने सारे प्रश्न उत्तर और लेखक परिचय सभी हल किए। आज हम लोग इसी गद्य खंड की व्याख्या की ओर चलेंगे और व्याख्या को समझेंगे, क्योंकि व्याख्या का जो प्रश्न है वो 3 अंक में आता है ना। ये इकाई तीसरी है ये, और 3 अंक का आता है व्याख्या का प्रश्न। और दिखने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन वो बहुत सरल होता है। यदि हम अच्छे से सीख जाएंगे तो उसको हम एक बार करना सीख जाएंगे तो फिर अपने हमें कभी समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, चलते हम लोग हमारे व्याख्या की ओर। और मैंने इसमें से महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो इस पुस्तक में दी हुई है उनको हल किया है, और बहुत ही आसान शब्दों में हल करने का प्रयास किया है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार बेल आइकन को दबा लें और सब्सक्राइब कर लें पहले। उसके बाद बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और कहीं भी हिंदी विषय में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोन लगा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मुझे, मेरे नंबर पे फोन भी लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए मैं लिए चलता हूँ आपको व्याख्या की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गद्यांश में पूछा गया, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की लिखिए, है ना, व्याख्या कीजिए या व्याख्या लिखिए, इस तरह से प्रश्न आता है। और ये कुछ गद्यांश आता है, गद्य की 3-4 पंक्तियां आती और इन्हीं की व्याख्या करने रहती। व्याख्या हमारे कक्षा 9वीं और 10वीं में 3 अंक की है, और 11वीं और 12वीं में 4 अंक की है। तो 3 बिंदु हमें लिखने हैं अभी, और 4 बिंदु जब हम बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहां लिखते हैं। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इस तरह से 4 बिंदुओं को हम लोग लिखते हैं। तो इस गद्यांश की व्याख्या करते हैं हम लोग अब। तो दोस्तों, ये आपके सामने है। सबसे पहले संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दो बेलों की कथा पाठ से लिया गया। इसके लेखक प्रेमचंद। ठीक है, गद्यांश क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दो बेलों की कथा पाठ से लिया गया। इसके लेखक प्रेमचंद। ध्यान रखेंगे कि हमारी ये संदर्भ लिखते समय जैसे अपने को पुस्तक का नाम तो पता है ही सही, साथ में पाठ का नाम भी पता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लेखक का नाम याद नहीं हो पाता, क्योंकि हड़बड़ी होती है परीक्षा में। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना, गलत ना लिखें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें किसी और का नाम लिख देते हैं, तो फिर वो शायद हो सकता है पूरा गलत ही हो जाए। इसीलिए कोशिश करें कि आपको याद हो और आप सही-सही लिखें। नहीं याद हो तो इसको न लिखें फिर, यदि ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन आपको याद करके लिखना ज़रूर है और इसको सही-सही लिखना है। इसके बाद है फिर प्रसंग में क्या होता है कि जो नीचे क्या बताया गया है उसी को थोड़ा-सा समझाते हैं। इस गद्यांश में लेखक गद्य के बारे में समाज में प्रचलित धारणाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब यहाँ क्या हो रहा है वो एक पंक्ति में यहाँ बताएँगे, कि जो व्याख्या में जो हो रहा है वो यहाँ प्रसंग में एक पंक्ति में बताएँगे। इस गद्यांश में लेखक गद्य के बारे में समाज में प्रचलित धारणाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब इसके बाद व्याख्या देखो। गधा आमतौर पर आमतौर बहुत आमतौर पर, यहाँ पर लिख देते हैं, आमतौर पर बहुत मूर्ख समझा जाता है। लोग जब किसी व्यक्ति को बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधे से तुलना कर देते हैं, परंतु लेखक यह भी कहते हैं कि स्पष्ट नहीं है कि गधा वास्तव में मूर्ख है। ठीक है, हम लोगों को इसी पंक्तियों को समझाना है। व्याख्या का मतलब होता है कि इन्हीं पंक्तियों को यहाँ समझाना है। ठीक है, पहले संदर्भ में हम उसके बारे में लिख देते हैं, कहाँ से लिया गया है, लेखक कौन है, फिर प्रसंग में क्या बताया गया, फिर इसको पूरी व्याख्या में यहाँ जैसे कक्षा में शिक्षक समझाते हैं ऐसे समझाना है। तो आगे पढ़ते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि स्पष्ट नहीं कि गधा वास्तव में मूर्ख है, या फिर उसके सीधेपन और उसकी सहनशीलता के कारण उसे पदवी दी गई है। इससे संदेश मिलता है कि समाज में अक्सर किसी की सरलता और सहिष्णुता को कमजोरी, जैसे कोई व्यक्ति सरल है तो हमें लगता है कि वो मतलब उसको हम मूर्ख समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सहिष्णुता को हम उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। समाज जो है उसको कमजोरी को समझ, उसकी सहिष्णुता को कमजोरी समझ लेता है और उसे मूर्ख ठहराने लगता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इसके बाद
दोस्तों, अब हम लोग इसका जो अगला पड़ाव है व्याख्या का, उस पर चलते हैं। तो ये जैसे दूसरा नंबर का है, ये भी दो बैलों की कथा पाठ से ही लिया गया है। इसमें भी संदर्भ वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया। इसके लेखक प्रेमचंद है। तो यहाँ लिखा, दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। जूरी जो है ना उनका मालिक था, और गया जूरी का साला था जो उसे ले गया था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। गया के यहाँ मार पड़ी उनको। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। तो उन्हें अपमान तो हुआ, फिर खाने के लिए भी उन्हें सूखा भूसा दिया गया। तो उन्होंने नाम की तरफ आंखें भी नहीं उठाई। अब इसी की व्याख्या करनी है अपने। तो आप देख पा रहे हैं ये इनकी है। सबसे पहले संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक प्रेमचंद है। ठीक है। दूसरा है, इस गद्यांश में हीरा और मोती नामक बेलों का नए मालिक के घर में हो रहे बुरे व्यवहार के बारे में बताया। मतलब नीचे क्या बताया, मैंने आपसे बताया था ना, प्रसंग में क्या लिखना है, जो नीचे जो कहानी बताई गई उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो सबसे पहले संदर्भ में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दो बेलों की कथा पाठ से लिया गया है। इसका लेखक भी लिखना पड़ेगा, प्रेमचंद है ना। फिर प्रसंग, इस गद्यांश में हीरा और मोती नामक बेलों का नए मालिक के घर पे जो बुरा व्यवहार हो रहा था उसके बारे में बताया गया। फिर व्याख्या करेंगे, इसको ही समझाएंगे यहाँ कि बेलों का ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। उनके पुराने मालिक झूरी ने उन्हें कभी छड़ी से नहीं छुआ, छड़ी से छुआ तक नहीं। उसकी आवाज सुनते ही वे खुशी से दौड़ने लगते थे। लेकिन अब नए मालिक की उन्हें मार पड़ी, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। इस अपमान के साथ साथ उन्हें सूखा भूसा खाने को मिला, जिससे उनका दुख और बढ़ गया। वह इतने आहत हो गए कि नान की तरफ देखने तक का मन नहीं हुआ। दोस्तों, आप लोग यदि कहीं और जगह देखेंगे तो आपको इसमें बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या दिखेगी, है ना, और आपके 3 अंक की आती है, और आप बड़ी याद भी नहीं कर पाएंगे। तो छोटी छोटी व्याख्या मैंने आपके लिए तैयार की, और बिल्कुल सार्थक है। इसको आप ढंग से लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद चलते हम लोग तीसरे पर। देखो, यहाँ है, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। ये भी दो बेलों की कथा से लिया गया है। और है ना, बहुत दिनों तक साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मुंह भाषा में विचार विनिमय करते थे, है ना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता, हम नहीं कह सकते। एक दूसरे के मन की बात मतलब एक बेल दूसरे बेल की बात को कैसे समझता, हम ये तो नहीं बता सकते। अवश्य इनमें कोई गुप्त शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। वो कहता है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, लेकिन आज भी वो इस शक्ति को नहीं समझ पाया कि जानवर आपस में बात कैसे कर लेते। अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। तो ये आपके सामने व्याख्या है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के दो बेलों की कथा पाठ से लिया गया। इसके लेखक प्रेमचंद। ऐसा कैसे लिखना है ना। गद्यांश में नीचे क्या बताया, तो गद्यांश में भाईचारे और आपसी समझ का महत्व दर्शाया गया है। तो भाईचारा और आपसी समझ का महत्व क्या होता है, जो समय के साथ विकसित हो जाते हैं। यदि हम साथ साथ रहते हैं तो अपने में आपस में भाईचारा और आपसी जो समझ है वो बढ़ने लगती है। व्याख्या, इस गद्यांश में दोनों बेलों के बीच की गहरी मित्रता और आपसी समझ को दर्शाया गया। दोनों बेलों के बीच एक ऐसा संबंध विकसित हो गया है जिसमें वे बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। यह एक विशेष प्रकार की गुप्त शक्ति का संकेत है, जो उनके बीच की समझ और संबंध को और भी मजबूत बनाती है। मनुष्य की तुलना में अन्य जीवों में एक विशेष प्रकार की अंतर्दृष्टि होती है। इसके बाद आगे चलते हम लोग चौथे नंबर पर। ये चौथे नंबर की है, और ये लासा की और पाठ से हैं। राहुल सांकृत्यायन इस पाठ के लेखक है। आगे देखेंगे इसके। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें थी और कुछ आराम की बातें हैं। जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, और न औरतें पर्दा करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हो यदि आप सभ्य हो तो ये चौथे नंबर की है ये व्याख्या। तो वही लिखेंगे वैसे का वैसे ही संदर्भ के। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के लासा की ओर पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है। प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस गद्यांश के माध्यम से लेखक तिब्बत की सामाजिक संरचना और संस्कृति उजागर कर रहे हैं, है ना। इस गद्यांश में लेखक जो है वो क्या करते हैं, तिब्बत की सामाजिक संरचना और संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। व्याख्या क्या है, इस गद्यांश में तिब्बत की यात्रा के दौरान यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों और सुविधाओं का वर्णन किया गया है। वहां जाति पाति और छुआछूत की कोई व्यवस्था नहीं है। तिब्बत में औरतें पर्दा नहीं करती। इसके अतिरिक्त बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे भी चोरी के डर के कारण घरों के भीतर नहीं जा पाते।
लेकिन अन्य लोग आसानी से भीतर जा सकते हैं। इस प्रकार तिब्बत की यात्रा के सुखद अनुभव में, यात्रा के अनुभव में सुख और दुख दोनों का समावेश है। तो इसी को यहाँ हमने नीचे समझाया है। संदर्भ प्रसंग यहाँ जो जो हो रहा है यहाँ उसका थोड़ा सा बताना है कि क्या किया गया है, और फिर इस व्याख्या को इसके आधार पर यहाँ समझा देना है। आगे चलते हैं 5वें पर। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट लीजिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है ना। आगे देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है ना। जिस पाठ से लिया गया वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग गद्यांश में गड़बड़ी न करें, तो पाठ का नाम याद होना चाहिए। और इसके लेखक श्यामचरण दुबे हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी स्थिति में अपने को गलत नहीं लिखना है, नहीं तो पूरी व्याख्या ही गलत हो जाएगी। प्रसंग है, यहाँ नीचे क्या बताया, लेखक ने उपभोक्तावाद के प्रभाव को दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। व्याख्या क्या है, लेखक ये कह रहे हैं कि आज के समय में बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा हुआ है, और ये वस्तुएं उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। उन्होंने टूथपेस्ट का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार साधारण वस्तुएं भी अब उपभोक्तावादी संस्कृति का हिस्सा बन गई है, और हर ब्रांड अपने उत्पाद की विशेषताएं बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। ठीक है, तो इसी को हमें यहाँ समझाना पड़ा। फिर ये छठा है, हम सांस्कृतिक जो अस्मिता की बात ही करें, है ना। छठा यहाँ पर ये, हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्तान स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह वही लिखेंगे, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक श्यामचरण दुबे हैं। ठीक है, प्रसंग पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति और परंपराओं में आ रही गिरावट के प्रति यहाँ पर हमें सजग किया गया है ना। वो तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा है, लेकिन आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। लेखक के अनुसार आज के समय में भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की चर्चा तो करता है, लेकिन व्यवहार में परंपराओं का महत्व कम होता जा रहा है। लोगों की आस्थाएं भी कमजोर हो गई है। लेखक ये कड़वा सच स्वीकार करता है कि हम बौद्धिक रूप से पश्चिम देशों के प्रभाव में आकर उनकी संस्कृति के उपनिवेश बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति केवल अनुकरण की संस्कृति बन गई है, जिसमें हम पश्चिम के दिखावटी और झूठे आधुनिकता के प्रतिमान को अपनाते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर। जैसा कि ये 7वां है, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रतिमानों, सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखे, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे, है ना। ठीक है, और उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नियम को तो हिला ही रही है, ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो ये गांधी जी का वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, और ये भी उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से लिया गया, और इसके लेखक श्यामचरण दुबे हैं, है ना। यहाँ पर प्रसंग आएगा जो यहाँ नीचे बताया गया कि लेखक उपभोक्ता संस्कृति पर गांधी जी के विचारों का संदर्भ देते हुए सामाजिक नींव के लिए खतरा मानते। ठीक है, उपभोक्ता संस्कृति पर सामाजिक गांधी जी के विचारों का संदर्भ देते हुए इसे सामाजिक नींव के लिए खतरा मानते, किसको, उपभोक्तावाद की संस्कृति को। ठीक है, व्याख्या, गांधी जी ने कहा था कि हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखते हुए बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों को अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति जो कि भौतिकता पर जोर देती है, हमारी सामाजिक नींव को कमजोर कर रही है। ये गंभीर खतरा है, क्योंकि ये हमारी पहचान और मूल्यों को प्रभावित कर रही है। भविष्य में हमें इस चुनौती का सामना करना होगा, और अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा भी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं 8वें नंबर पर। ये 8वां नंबर का पाठ है, सांवले सपनों की याद पाठ से लिया गया, और जाबिर हुसैन इस पाठ के लेखक है। तो देखते हैं हम लोग। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर के गिरने वाली
नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती है। एक बार उनके एयरगन से एक गोरैया गिर गई थी और वो है ना, तो फिर उनको पक्षियों के प्रति प्रेम उमड़ आया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। ये व्याख्या है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ, है ना। ये देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ सांवले सपनों की याद से लिया गया है। ठीक है, कहां से लिया गया है? सांवले सपनों की याद से लिया गया। इसके लेखक जाबिर हुसैन है। प्रसंग है, गद्यांश में सालिम अली के बचपन की घटना और उनके जीवन में पक्षियों के प्रति जिज्ञासा को दर्शाया गया है। लेखक आगे कहते हैं व्याख्या में, लेखक के अनुसार सालिम अली जैसे जटिल और गूढ़ व्यक्तित्व को समझना आसान नहीं है। उनके बचपन में एयरगन से घायल हुई नीलकंठ की गोरैया ने उनके जीवन की एक नई दिशा दी। इस घटना ने सालिम अली को पक्षियों की खोज और अध्ययन के लिए प्रेरित किया। वे हमेशा जीवन की ऊंचाई में विश्वास रखते थे, कभी भी अपने विश्वास को डिगे नहीं। तो बच्चों, जैसा ये है ना, इसी को यहाँ अपने को समझाना है। इसके बाद 90 नंबर पे चलते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद का पाठ है, और सॉरी, प्रेमचंद के ऊपर लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद के ऊपर, और ये इनका जो लेखक है हरिशंकर परसाई है। ठीक है, और प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया नवा। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस घिस जाता है। क्योंकि उनका जूता फट गया था आगे से, तो उसके बारे में कहा गया है। तो फटता नहीं, तो घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने देने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से इसको लिया गया। इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। और प्रसंग में लेखक प्रेमचंद के फटे हुए जूतों को देखकर समाज की कड़वी सच्चाई पर कटाक्ष कर रहे हैं। और व्याख्या है, परसाई जी का संकेत यह है कि प्रेमचंद का जूता किसी भी चाटुकारिता करने यानी चक्कर लगाने से नहीं घिसा, बल्कि समाज की बुराइयों से टकराते टकराते फट गया। यह फटा हुआ जूता उनके स्वाभिमान और संघर्षशील व्यक्तित्व का प्रतीक है। कुम्मन दास को इस बात का पछतावा हुआ कि राजा के दर्शन के चक्कर में उनका जूता घिस गया और वे अपने आराध्य को भी भूल गए। तो यही इसी की व्याख्या को हमें आसान भाषा में, सरल शब्दों में दोस्तों परीक्षा में समझाना है। इस बात का ध्यान रखना है अपने को कि इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, मतलब संदर्भ प्रसंग सही होगा तो व्याख्या हमें हमारी अपने आप सही हो जाएगी इसको समझाते हुए। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 10वां है, मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने के लिए अगर ये पोशाक है तो ये पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में, इसमें फोटो में खिंच जाता है। ठीक है, अब हम इसी की व्याख्या देखेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। प्रसंग है, लेखक प्रेमचंद की एक पुरानी फोटो देख रहे हैं जिसमें प्रेमचंद ने साधारण कपड़े और फटे जूते पहने हुए हैं। है ना, प्रेमचंद जो है वो, जिसमें प्रेमचंद साधारण कपड़े, ये नहीं लिखेंगे अपन लोग, प्रेमचंद साधारण कपड़े और फटे जूते पहने हुए हैं। व्याख्या लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि अगर फोटो खिंचवाने यानी विशेष अवसर के लिए ये फटा जूता उनकी वेशभूषा है तो वो घर में कैसे रहते हो। क्योंकि आपको पता होगा जब लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं। यदि उनके रोजमर्रा के कपड़े फटे भी हैं तो भी वो उन्हें साफ, मतलब थोड़ा नया कपड़ा पहन के अच्छे साफ सुथरे होकर के फोटो खिंचाते हैं। जब इन्हें फोटो खिंचाया तो ये फटे जूतों में खिंचवाया तो फिर घर पे कैसे पहनते होंगे, है ना, घर में कैसे रहते हो। लेखक यह भी टिप्पणी करते हैं कि प्रेमचंद जैसे लोग दिखावा करना नहीं जानते, वे झूठ का सहारा लेकर दिखावा करके खुद को अलग रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं रखते हैं। वे जैसे वास्तविक जीवन में हैं थे वैसे फोटो में भी वो दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 11वीं व्याख्या पर। मुझे लगता है कि तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। ये भी उसी प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया है और इसको अपने को व्याख्या में समझाना है, इस गद्यांश को भी। तो ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। प्रसंग क्या होगा, लेखक प्रेमचंद के जूते फटने के विषय में अनुमान लगा रहा है कि वो कैसे फटे होंगे, है ना। जैसे यहाँ अनुमान लगा रहा ना, तुमने ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया या कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद व्याख्या।
लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने अपनी जिंदगी में उन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया। ये जो है ना गद्यांश है, इसी को यहाँ समझा रहे हैं हम लोग। तो लेखक ये कह रहे हैं कि प्रेमचंद ने अपनी जिंदगी में उन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया जो समाज में सदियों से जमी हुई है। वे समाज की पुरानी सख्त और अनुचित व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ते रहे। प्रेमचंद ने उन बाधाओं और टीले समाज की समस्याओं को ठोकर मारी जो समाज के रास्ते में थे। इस संघर्ष में उनके जूते फट गए जो उनके संघर्ष और समाज सुधार के प्रतीक हैं। आगे चलते हम लोग, ये देखते हैं दोस्तों, 12वां नंबर का है ये, हमारी विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका से ही है ये। टोपी 8 आने में मिल जाती है। ये भी प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया। इसके लेखक भी हरिशंकर परसई है। तो इसी को यहाँ समझाएंगे हम लोग। सबसे पहले टोपी 8 आने की में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता जो रहता है वो टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और वह 2500 टोपियां न्यूछा, मतलब एक जूते पर आप 25 टोपियां खरीद सकते हो। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले वही ये संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया। इसके लेखक हरिशंकर परसई है ना। ये 3 अंक यदि आप तीनों बिंदु लिखेंगे, तो यदि आपने एक बिंदु भी लिख दिया तो आपको 1 अंक मिल जाएगा। तो अपने को ये सही सही लिखना है, ठीक है। प्रसंग ने गद्यांश में आर्थिक विषमताओं की तीव्रता और समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर किया है। व्याख्या यहाँ पर परसई इस गद्यांश में परसई जी लिख देते हैं, अच्छा निकल रहा है। परसई जी इस गद्यांश में जूते और टोपी के मूल्य में होने वाले अंतर को दर्शाते हुए समाज की आर्थिक विषमताओं, असमानताओं की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बताते हैं कि पहले जूते की कीमत टोपी से ज्यादा थी, लेकिन अब जूते की कीमत इतनी बढ़ गई है कि एक जूते की कीमत में कई टोपियां के बराबर हो गई है ना। प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर उन्हें विडंबना और असमानता पहले से अधिक स्पष्ट और चुपकी हुई लगती है। 13वें भी चलेंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए लिखने के लिए, और चाहे तो वीडियो सुन भी सकते हैं। आगे देखते हैं 13वें नंबर पर। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, है ना। ये भी मुंशी प्रेमचंद के जो फटे जूते, प्रेमचंद के फटे जूते, उसी पाठ से लिया गया। लेखक हरिशंकर परसई, इसी को यहाँ समझाया गया है ना। तुम मुझ पर हंस रहे, हम सभी, मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हो, उन पर जो टीले की बट, तो हम, है ना, इस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। और प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया। इसके लेखक हरिशंकर परसई। और यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूते देखकर उनके व्यक्तित्व और उनकी सादगी का वर्णन यहाँ किया गया है, यहाँ पर किया है। व्याख्या है यहाँ पर। लेखक कहते हैं कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो और दुनिया को दिखाने के लिए झूठी शान का प्रदर्शन करते हो। तुम उन लोगों पर हंस रहे हो जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल जाते हैं। मतलब बरकाकर का मतलब है ध्यान न दे करके, टीले को हटाते नहीं, बाजू से निकल रहे हैं। यानी जो लोग मुसीबतों से बचने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं। तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अर्थात तुमने उस मुसीबत का सामना किया है। अंगुली बाहर निकल आई है पर पांव बच रहा है और मैं चलता रहा हूं, मगर तुम अंगुलियों को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे। ठीक है, अब आगे चलते। ये 14वां है और ये हमारे मॉड्यूल के अनुसार आखिरी है, और ये सब महत्वपूर्ण थे तो मैंने इन्हीं को हल किया है। इससे आपका काम चल जाएगा और कम से कम आप व्याख्या करना तो सीख ही जाएंगे। 14, जो अवध की लड़कियां थी वह आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। एक प्रार्थना में खड़े होते और कोई विवाद नहीं होता था। अब इसकी व्याख्या को देखेंगे। ये सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के मेरे बचपन का पाठ से, महादेव वर्मा का पाठ है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है ना। तो कौन से पाठ से लिया गया है, मेरे बचपन के दिन पाठ से लिया गया। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है।
और प्रसंग में लेखिका यहाँ अपने स्कूल के दिनों का वर्णन कर रही है, उनको याद कर रही है। और इसके बाद फिर व्याख्या में लेखिका बताती है कि उनके विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से लड़कियां पढ़ने आती थी। अवध, अवधी और बुंदेलखंड, बुंदेली की लड़कियां आपस में अपनी अपनी क्षेत्रीय बोलियों में बात करती थी। इसके बावजूद उनके बीच किसी प्रकार का मतभेद या अंतर नहीं था। वे सभी एक ही प्रार्थना में शामिल होती थी। इस एकता के कारण किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक या भाषाई विवाद उनमें कभी नहीं होता था। तो ये उस समय का एक मेल मिलाप वाला विद्यालय था, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोग, और बहुत ही प्यार व्यवहार से उनका विद्यालय में आपस में कक्षाएं लगती थी। और इस तरह से दोस्तों, हमने इसी के साथ ये व्याख्या जो थी हमारी कक्षा 9वीं की गद्यवा की, ये भी पूरी की। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। और जो भी कहीं हिंदी विषय में आपको दिक्कत आती है, कहीं इसमें भी समस्या आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप सभी दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।